हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया हाल में होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल स्टडी में। आज हम लोग आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स की जो न्यू पोर्टल अभी सरकार ने लागू की है उसमें अब रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस पर इनकम टैक्स की साइट लॉगिन कर लेंगे। इनकम टैक्स की साइट है incometax.gov.in। ये टाइप कर इंटर कर देंगे और आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कॉर्नर पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है। आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे और आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो ये हमारा पोर्टल ओपन होकर हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक टैक्स पेयर का और एक अदर का। तो आप लोगों को टैक्स पेयर पे क्लिक करके यहाँ पे अपना पैन मेंशन करना है। जो पैन का कॉलम दिया गया है इसमें आप अपना पैन कार्ड डालेंगे। जो भी आपका पैन नंबर है यहाँ पे इंटर करके वैलिडेट कर देंगे। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने अपने एक क्लाइंट का पैन नंबर डाल दिया है और अब इसको हम वैलिडेट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा पैन वैलिडेट हो चुका है। नीचे कॉलम में आपसे पूछेगा कि आप क्या इंडिविजुअल टैक्स पर्सन हैं। अगर आप हैं तो यस कर दिएगा, अदरवाइज़ नो कर दिएगा। उसके बाद कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के देखिए ये कॉन्टैक्ट डिटेल में आ जाएगा हमारी एक नया पेज खुल के। तो इसमें हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, अपनी सारी डिटेल देना है। तो सबसे पहले अपना लास्ट नेम जो भी हमारा है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद मिडिल नेम अगर है तो मिडिल नेम मेंशन कर देंगे, वरना फर्स्ट नेम जो भी है वो डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा कि जो भी पैन में स्पेलिंग है वही यहाँ पे डाली जाएगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम चूज़ कर लेंगे जो भी है हमारी। जेंडर जो भी है हमारा मेल फीमेल और रेसिडेंट में डाल देंगे। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट डिटेल में आ गया। जो भी हमारा फ़ोन नंबर होगा ऐसा फ़ोन नंबर डालिएगा जिस पे मतलब जो हमेशा अवेलेबल रहे आपके पास, क्योंकि उस पर OTP आता है और डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी इम्पोर्टेंट मैसेज होते हैं वो सब भी उसी नंबर पे ही आएंगे। तो ध्यान रहे कि जो नंबर हमेशा आपका ऑन रहे वही नंबर यहाँ पे मेंशन करिएगा। तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया और यहाँ पे मैं सेल्फ़ चुन लेता हूँ क्योंकि मेरा ही नंबर है। उसके बाद एक ईमेल आईडी आपकी जो भी हो वो डाल दिएगा और यहाँ पे सेल्फ़ का ऑप्शन चुन लेंगे हम। लैंडलाइन नंबर मैंडेटरी नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस डिटेल हमारी पूछ रहा है तो हम अपना एड्रेस प्रूफ पूरा देंगे इसमें। कंट्री हो गया, फ्लैट नंबर हो गया। फ्लैट नंबर बहुत से लोगों का होता है कि आधार पर फ्लैट नंबर नहीं मेंशन होता है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे 00 करके आगे बढ़ जाएंगे। बाकी पिन कोड नंबर, एरिया, यहाँ पे कंटिन्यू करके हमारे दिए हुए नंबर पे और मेल पे दोनों पे OTP जाएगा। तो आपको दोनों से OTP लेके इसमें डालना है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके मेल पे और मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो आपका जो यूज़र नेम होगा वो आपका पैन कार्ड का नंबर ही होगा और पासवर्ड आप जो चाहे वो लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये था प्रोसेस इनकम टैक्स पर अपने आप को रजिस्टर्ड करने का। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ITR फाइल कैसे करते हैं और किस पर्सन के लिए कौन सा ITR सही रहता है, कौन सा ITR कैसे भरना चाहिए। तो आने वाली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो आएंगी आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुँच सके। तो दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। हेलो दोस्तों, जय हिंद।
आप लोगों का एक बार फिर से हमारा चैनल गुरुकुल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को इनकम टैक्स में रजिस्टर करना बताया था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपना टीडीएस कैसे चेक करें। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट को ओपन कर लेंगे और फिर उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर के कॉलम में हम अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, जो कि हमारी यूज़र आईडी होती है। और उसके बाद जो हमने पिछली वीडियो में पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे फिल कर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इनकम टैक्स पर लॉगिन हो जाएंगे सक्सेसफुली। और यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑप्शन दिखेगा डैशबोर्ड का और उसके बाद फिर ई फाइल का ऑप्शन दिखेगा। तो डैशबोर्ड पे हमारी सारी जानकारियाँ होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और रिटर्न फाइलिंग का जितना भी प्रोसेस होता है सारा ई फाइल से होता है। और टीडीएस चेक करने के लिए भी हमें ई फाइल में ही जाना पड़ेगा। तो ई फाइल का ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है इनकम टैक्स रिटर्न्स का। इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाकर हम देखते हैं चौथे नंबर पे व्यू फॉर्म 26S का ऑप्शन आता है। तो हमें अपना टीडीएस देखने के लिए इसी पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसको हमें कंफर्म करके आगे बढ़ना है। कंफर्म करने के बाद हमारा टीडीएस का इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाएगा। उसे हम एग्री करके प्रोसीड कर देंगे। तो दोस्तों, 26S जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो भी टीडीएस वगैरह कटता है, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है सारा इसमें शो होता है। तो टीडीएस फॉर्म हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब उसके बाद असेसमेंट ईयर जो हमारा चल रहा है वो हम चूज़ कर लेंगे और जिस फॉर्मेट में हमें फॉर्म चाहिए वो हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो व्यू डाउनलोड पे क्लिक करके हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। कुछ ही देर में हमारा टीडीएस का फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। और ये देखिए, फॉर्म हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया है। अब इस पीडीएफ फॉर्मेट को ओपन करके हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा 26S, जिसमें मेरे क्लाइंट का नाम, उनका पैन नंबर, उनका एड्रेस, हर चीज़ उसमें शो हो रही है। और नीचे हम अगर इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस डिपार्टमेंट ने उनका टीडीएस काटता है उसकी भी सारी डिटेल इसमें आ गई है। किस किस तारीख को काटा गया है, किस सेक्शन के थ्रू काटा गया है, तो ये सब इसमें डिटेल के साथ आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको इन सेक्शंस का मतलब ना पता हो तो अगर आप इसको और स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो इसमें जितने भी सेक्शंस होते हैं सबका डिटेल दी गई है कि कौन सा सेक्शन किस फील्ड में काम आता है। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि सारे सेक्शंस और उनके डिस्क्रिप्शन सारे लिखे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे देख के अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे और ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए और शेयर करिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी। तो दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। इसमें ट्रिपल सी में जो फुल फॉर्म्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोगों ने वो सारे कलेक्ट करके एक ही वीडियो में उसको बताने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो कोने में बेल आइकन दिख रहा है उसे भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपसे मिस ना हो पाएँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम जो होते हैं वो हर महीने निकलते हैं और लाखों की तादाद में बच्चे उसमें अप्लाई भी करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो नाकामयाब होते हैं। दोस्तों, उन्हीं बच्चों के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें और पूरी वीडियो देखें।
इसमें हम लोगों ने ट्रिपल सी में पूछे गए पुराने क्वेश्चन जो लगातार पूछे जाते हैं उन सबको एक ही जगह पर इकट्ठा करके ये वीडियो बनाई है। जो बच्चे ट्रिपल सी का एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ट्रिपल सी का एग्ज़ाम कैसे आता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं जो अभी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको मैं ये थोड़ी झलक दिखा देता हूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम्स पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये पहला क्वेश्चंस हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ट्रिपल सी में ये क्वेश्चंस आया था कि यूपीआई में यू क्या है। यहाँ पे यू का फुल फॉर्म ये पूछ रहा है। तो अगर आपको यू का फुल फॉर्म पता होगा तो आप इजली बता देंगे, और अगर आप नहीं पता होगा तो फिर आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो यही फुल फॉर्म्स हम आज अपनी वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। तो यूपीआई में यू का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिफाइड होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आईपी का पूरा नाम क्या होता है। इसमें यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म इसका पूछा गया है आईपी का। तो आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगर आपको मालूम होगा तो आप इसलिए आंसर दे देंगे, और अगर नहीं मालूम होगा तो फिर आपका ये नंबर चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ट्रिपल सी का एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फुल फॉर्म ऑफ सेट SET। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सेट का फुल फॉर्म जो होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं जो कि ट्रिपल सी की परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसी पैटर्न पर ही पूछे जाते हैं। तो आप देरी ना करते हुए जल्दी चलते हैं अपनी वीडियो पर, जो हमारा आज का टॉपिक है फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर ट्रिपल सी। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है, B2C का फुल फॉर्म पूछ रहा है। B2C का जो फुल फॉर्म होता है बिज़नेस टू कस्टमर। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है B2B, जिसका फुल फॉर्म होता है बिज़नेस टू बिज़नेस। आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर इन सबको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वाईफाई, ये भी इस एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वो है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट हमारा है RDS, जिसका फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। नेक्स्ट हमारा है MICR। इसका यूज़ बैंक में ज़्यादा होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा पासबुक पे आपका MICR नंबर लिखा होता है। तो ये भी हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसका भी हम लोग फुल फॉर्म याद कर लेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। काफ़ी बार ट्रिपल सी में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो न्यूज़ चल रही होती है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन बना देता है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका है DRDO का, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। CPU का फुल फॉर्म तो आप काफ़ी लोग जानते होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है क्योंकि सारा डेटा इसी में ही स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है POS। ये हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। POS का जो फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा है KYC का भी कुछ सालों में काफ़ी से यूज़ होने लगा है। तो इसका भी फुल फॉर्म आपसे कभी कभी पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है PIN पिन का जो फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का यूज़ आप लोग मोबाइल में पैटर्न लगाने पे करते होंगे, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको इसलिए याद हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है फोर्ट्रॉन दोस्तों एक कंप्यूटर लैंग्वेज है और इसका भी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट है हमारा क्यूआर कोड, जो कि इस वक्त काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट है हमारा एनपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट सिस्टम। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है ईपी रोम का। ईपी रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो है इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीएनएस। डीएनएस का जो फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम्स। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है केबी। केबी का जो फुल फॉर्म होता है वो है किलोबाइट। और एक केबी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है किलोबिट। तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो कैपिटल लेटर में लिखा होगा उसका नाम किलोबाइट होगा, और यहाँ जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये स्मॉल लेटर में अगर केबी है तो उसका फुल फॉर्म जो होता है वो किलोबिट होता है। तो कैपिटल और स्मॉल में ज़रा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है SRAM। SRAM का फुल फॉर्म जो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। और आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो है TCP। TCP का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है VPN। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट। ये फुल फॉर्म CCC में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है AI। AI का जो फुल फॉर्म होता है A से आर्टिफिशियल और I से इंटेलिजेंस, तो इसका फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है BIOS। इसका फुल फॉर्म जो है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। काफ़ी सिंपल सा है, याद हो जाएगा। और जो हमारा क्वेश्चन अगला है UPS तो आप सभी लोग जानते होंगे, और इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी यूनिक है। तो जो इसका फुल फॉर्म है वो है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। और जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है POP3। POP3 काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हमारा नेक्स्ट जो हमारा है वो है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये HTTP हो गया और HTML हो गया, ये कई बार एग्ज़ाम में आया है। जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है उमंग। उमंग दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ये एक ऐप है जिसको भारत सरकार ने लागू किया था। इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी भारतीय ई गवर्नेंस ऐप हैं उन सबको एक ही ऐप में शामिल करने का उद्देश्य था इसका। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल जो हमारे सामने है वो है UPI। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये पिछले ही महीने जो एग्ज़ाम हुआ था CCC का उसमें भी पूछा जा चुका था, और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही क्वेश्चन दिखाए उसमें भी ये था, तो इसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है भीम ऐप के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 को लागू किया था। ये एक बैंक सिस्टम से रिलेटेड ऐप है। भीम ऐप के द्वारा आप अपने खाते से किसी के भी अकाउंट में पैसे कुछ ही सेकंड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसकी लिमिट जो है वो एक दिन में 40,000 रुपये है। यानी कि आप एक दिन में सिर्फ 40,000 रुपये ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो भीम ऐप का जो फुल फॉर्म है वो है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भी बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। CCC में काफ़ी बार इसको पूछा गया है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस रख रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन सबको आप अगर याद कर लेंगे तो ज़रूर वो आपके एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। तो एक बार उन पर भी नज़र डालते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो CCC में लगातार पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैं ये आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग इसको सर्च करके खुद से याद करेंगे और कमेंट्स में इसका आंसर करेंगे।
और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं मिल रहा है या कोई और क्वेरी है जो वो पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हम अपने चैनल पर CCC से रिलेटेड और भी वीडियोस डालते रहेंगे और उसका एक फुल कोर्स भी करवाने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इनकम टैक्स के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे लें। बहुत से लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में बहुत ही इश्यूज़ आते हैं, बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं, तो उनके लिए ही हम ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप लोग हमारी वीडियो देखकर आसानी से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर सकें। दोस्तों, आप लोगों से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा ना करा करिए। आप लोग बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा हम लोगों को भी मोटिवेट करा करिए ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें और आप लोगों का नॉलेज गेन करते रहें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करा करिए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने डॉक्यूमेंट्स लिख दिए हैं, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले जो प्रोप्राइटर हैं, जिनके फर्म हैं, उनका पैन कार्ड चाहिए, सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए और एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी चाहिए। एक रेसिडेंटल प्रूफ चाहिए आपको, बैंक अकाउंट चाहिए, स्टेटमेंट या पासबुक का पहला पन्ना जो होता है जिसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड होता है। उसके बाद ऑफिस का जो प्रूफ होता है, अ, उसका बिजली का बिल या किरायानामा या फिर कोई लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स हो, तीनों में से कोई भी एक होना ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने ही चाहिए। इनमें से अगर कोई भी कम है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है और डिपार्टमेंट के द्वारा आपको नोटिस भी जारी किया जा सकता है। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से ये डॉक्यूमेंट्स अपना एक जगह इकट्ठा कर लें और आगे प्रोसेस देखें कि रजिस्ट्रेशन में कहाँ कहाँ पर इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम लोग अपनी विंडो स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों, हमने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम लोग जीएसटी की साइट टाइप करेंगे www.gst.gov.in। ये मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। तो जीएसटी की साइट ओपन होके कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आप लोग यहाँ देखेंगे कि होम के बगल में जो सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैंने रेड मार्क कर दिया है इसको, सर्विसेज पे। इसमें देखिए कि इसके अंदर एक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का। तो जिनको भी नया रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी में, उनको यहाँ पे ही यहाँ से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग चलकर क्लिक करते हैं। ये न्यू इंटरफेस खुल के आ चुका है। यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, हम लोगों को इस पर क्लिक करना है और जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो नया एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे जो जो भी ये पूछा गया है क्लाइंट की डिटेल, वो हम लोग इसमें फ़िल कर देंगे। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जो नीचे का कॉलम आ रहा है IMA, इसमें कई सारी कैटेगरीज़ होती हैं। जिनको रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है वो सारी कैटेगरीज इसमें मेंशन होती हैं। तो हम लोग अपनी कैटेगरी जो भी होगी हम लोग अपनी चूज़ कर लेंगे। मेरी यहाँ पे टैक्स पेयर की है तो मैं यहाँ टैक्स पेयर ले लेता हूँ। उसके बाद हम लोगों को अपना स्टेट चूज़ करना है। मेरा जो स्टेट लगता है वो उत्तर प्रदेश है और उसके बाद जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो हमारी उन्नाव ज़िला लगता है, तो मैं उन्नाव ज़िला यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। आप लोगों की जो भी हो आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा पैन कार्ड होता है उस पर लीगल नेम जो होता है फर्म का या प्रोप्राइटर का, तो प्रोप्राइटर नेम यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। यहाँ पे ख़ास करके ध्यान रखिएगा कि जो भी स्पेलिंग पैन कार्ड में है वही मेंशन करनी है। अगर कोई भी लेटर मिस्टेक होती है तो रजिस्ट्रेशन ये रिजेक्ट कर देगा और CBDT की नोटिस आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग पैन पे जो भी नाम है वो मेंशन कर देते हैं।
ये मैंने अपने क्लाइंट का नाम यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर पूछ रहा है, जो कि हमारा पैन नंबर होता है, वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। और बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि गलती अगर होगी तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद हम लोग एक ईमेल आईडी दे देंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी ऑफ़िस की ईमेल आईडी दें, क्लाइंट की ना दें, क्योंकि इस पे ओटीपी वगैरह आती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो क्लाइंट इग्नोर कर देता है और जो बाद में आके दिक्कत पैदा करती हैं। तो आप अपनी ऑफ़िस की आईडी डालिएगा। उसके बाद एक मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन भी ज़रूरी होता है, जिससे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है हम लोगों को। तो यहाँ पे जो आधार नंबर आपका लिंक हो आधार से, वो नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड लिख के हम लोग लॉगिन कर देंगे। तो यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी मांगता है। एक ओटीपी आपका मोबाइल पर जाता है जो आपने यहाँ पे दिया था, और एक ओटीपी आपका ईमेल आईडी पर जाता है। दोनों ही अलग अलग ओटीपी होते हैं, तो हमको पहले स्टेप में दोनों ही ओटीपी इसमें डालने पड़ेंगे, मेल का अलग और मोबाइल का अलग। दोनों ओटीपी डाल के हम इसको वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई होगा तो हमारे पास सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, और इसमें हमें टीआरए नंबर, जो टेम्परेरी नंबर होता है, वो हमें मिल जाएगा। तो ये नंबर आप या तो कहीं नोट कर लें या फिर लिख लें, क्योंकि इस नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब तक जीएसटी नंबर नहीं आता है। इसी नंबर से हमें लॉगिन करना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पे। तो इसको आप लोग कहीं लिख ज़रूर लें। अब ये नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद जो ये प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो पहले आपने ऑप्शन देखा था न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्परेरी नंबर का आ रहा था, तो अब हम टेम्परेरी नंबर चूज़ करके यहाँ पे वो नंबर पेस्ट कर देंगे और कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड कर जाएंगे। यहाँ पे जो ओटीपी आएगी वो मेल मोबाइल दोनों पर सेम ही आएगी, तो आप जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए और ओटीपी डाल के प्रोसीड करके आगे बढ़ जाएंगे। ये लोडिंग होके एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे पूरा आपका देखिए डिटेल आ चुकी है। ये क्रिएशन डेट आपकी आ चुकी है 20/10 जो कि आज हुई है। ये जीएसटी फॉर्म हो गया है, जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है, जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन 01। अब इसको हम लोग एक्शन पे जाके एडिट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए 10 पेजेस का एक आ जाएगा हमारे पास इंटरफेस। तो ये 10 में हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है सब कुछ हमें देनी है, क्लाइंट की और ऑफ़िस की अपनी। यहाँ पर प्रोफाइल 0% दिखा रहा है। जब हम लोग ये पूरी भर लेंगे तो ये 100% भी हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। लीगल नेम और पैन नंबर हम लोग वहाँ दे चुके हैं, तो इसलिए अपने आप मेंशन हो गया। उसके बाद हम लोग ट्रेड नेम दे देंगे। जो भी फर्म का नाम आप रख रहे हैं वही एक ट्रेड नेम होता है। तो यहाँ पे हमने नेम दे दिया अपना। उसके बाद बिज़नेस ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पूछ रहा है, ये बिज़नेस टाइप पूछ रहा है कि आपका बिज़नेस प्रोप्राइटर में है या पार्टनरशिप में है या कंपनी है। तो जो आपकी कैटेगरी है वो चूज़ कर लेंगे। अब नीचे कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन पूछ रहा है, आप लोग उसका जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। उसके बाद हम लोग रीज़न देंगे यहाँ पे कि किस रीज़न में आते हैं हम लोग, और कब से हम लाइबल हैं उसके लिए, तो वो डेट हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। फिर सेव करके कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोगों की मांगेगा। नाम तो हमारा पहले से ही आ जाएगा क्योंकि पैन पर हम लोग दे चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोप्राइटर के फादर्स का नेम पूछेगा, वो फादर्स नेम की सारी डिटेल दे देंगे, उनका नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सब कुछ। डेट ऑफ बर्थ उनकी जो पैन पे मेंशन होगी वो यहाँ पे डालनी है। जो पैन पर हम लोग हैं वही यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर ये मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर इनका ही डाल देंगे जो आधार पे लिंक है। और ईमेल आईडी हम अपनी ऑफिशियल ही रखेंगे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो हम लोग तक की भी पहुँच जाए। फिर मेल आईडी डालने के बाद हम लोग यहाँ पे जेंडर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटस है वो प्रोप्राइटरशिप ही रहेगा, प्रोप्राइटरशिप डाल देंगे यहाँ पे। और जो डीआईएन नंबर ये पूछ रहा है, ये हम लोगों को ज़रूरत नहीं है इसकी। जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उनको एक नंबर दिया जाता है, तो वो यहाँ पे मेंशन होता है, हालांकि हम लोगों को ज़रूरत नहीं है उसकी। उसके बाद जो रेसिडेंटल एड्रेस पे आ जाएगा, रेसिडेंटल एड्रेस जो होता है आधार के पीछे मेंशन होता है। आप लोग वही देख के पूरा जो भी एड्रेस है वो डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे अपने
क्लाइंट का जो भी एड्रेस है यहाँ पे मेंशन कर चुके हूँ मैं, बिल्डिंग नंबर डाल दी है। और जहाँ पे रेड रेड मार्क लगा है वो मैंडेटरी होता है, तो ख़ास करके इसको भरें। इसको छोड़ेंगे तो ये आपकी विंडो आगे नहीं बढ़ पाएगी, प्रोसेस आपका अधूरा रह जाएगा, तो इस पर ध्यान रखें ज़रा सा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना कौशाम्बी, हमारा जो है सिटी है, कंट्री हमारी इंडिया है, स्टेट हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट भी हमारी कौशाम्बी ही है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड के ऑप्शन में आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे जो फ़ोटो होगी हमारे प्रोप्राइटर जो हैं उनकी पासपोर्ट साइज़ की, तो यहाँ पे उसको हम लोग अपलोड कर देंगे। 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसका साइज़। उसके बाद आल्सो सिग्नेचरी भी ऑन कर देंगे, क्योंकि जो हमारे प्रोप्राइटर है यहीं पे ऑथराइज सिग्नेचरी होंगे। नेक्स्ट पेज जो हमारा होगा वो पूरा भरा हुआ ही फिल होगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरा सिग्नेचरी होता है तो उसकी डिटेल हम लोग इसी पेज में देते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही है तो हम लोग वही ऑप्शन चूज़ करके आगे बढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो ऑफ़िस का एड्रेस हमारा मांग, ऑफ़िस का एड्रेस हम लोग यहाँ पे दे देंगे अपना, जहाँ पर भी ऑफ़िस है हमारा। पिन कोड अब डाल देंगे, जो भी हमारे ज़िले का पिन कोड होगा, जो भी हमारे शहर का होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेक्टर जो हमारा लगता है GST सेक्टर, वो हम चूज़ कर लेंगे। और अगर आप लोगों को सेक्टर ना पता हो कि कौन सा लगता है तो नीचे देखिए लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से हम लोग सेक्टर अपना जान सकते हैं। उसके बाद जो हमारा कमिश्नर कमिश्नर रेट जो होता है, कमिश्नर एरिया होता है, वो जो भी आपको लगता है वो आप अपना मेंशन कर लीजिएगा। हमारा जो सेक्टर है वो सेक्टर 1 है, और कमिश्नरी जो है वो लखनऊ का लगता है। उसके बाद हम लोग मेल और नंबर फिर से यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो वहाँ पुराना हम लोग कर चुके हैं। फिर ये नेचर पूछ रहा है आपका कि आपका खुद का है ऑफिस या आप रेंट पे ले रहे हैं, तो जो भी आपका है वो डाल देंगे। हमारा तो रेंट पे है, तो यहाँ पे मैंने रेंट चूज़ कर लिया है। और अब मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे अपलोड कर दूँगा अपना, और उसके बाद रेंट डीड भी अपनी अपलोड कर दूँगा यहाँ पे। तो आप लोग भी आप लोगों के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, बिजली की बिल हो तो आप बिजली की बिल दे सकते हैं, और अगर ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो दे सकते हैं, या फिर किरायानामा भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये नेचर पूछ रहा है बिज़नेस का कि आप फुटकर विक्रेता हैं या होलसेल बिजनेसमैन हैं, या जो भी हैं आप यहाँ पे अपना मेंशन कर लेंगे। काफ़ी कैटेगरीज दी हैं यहाँ पे, आप प्रोफाइल देख सकते हैं कि 96% हम लोगों की प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कंटिन्यू करके। ये जो हमारा एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस पूछ रहा है कि अगर आपका कुछ ब्रांच वगैरह हो तो आप उसकी मेंशन कर सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हम लोगों की कोई है नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों को अब HSN कोड देना है उसका, तो HSN कोड आप लोग गूगल पर सर्च करके यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर आपको बिल में मेंशन हो या आपको याद हो तो आप उससे भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा जो है ये कैटल का बिज़नेस है और शूज़ अपर का है, तो मैं यहाँ पे अपना HSN कोड वो मेंशन कर देता हूँ। अगर आप लोग कोई इसी प्रकार की सर्विसेज देते हैं तो सर्विस का भी ऑप्शन आपके बगल में है, वहाँ से आप अपना SAC कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोड अपना फाइंड कर रहा हूँ, फाइंड, ये मेरा शूज़ अपर का है। वन 1009 ये अदर का HSN कोड होता है, तो इसमें सारी कैटेगरियाँ आ जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये कुछ खास नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। जब मैंडेटरी नहीं है तो फालतू का काम हम लोगों को करना भी नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे तो ये आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होता है, तो इसको हम लोग यस कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपका ये पूरा डिटेल दिखा देता है, ये नंबर दिखा देगा, इसी पे आपको एक लिंक भेजा जाएगा आधार वेरिफिकेशन के लिए, तो उसको हम लोग सेव करके ओके कर देते हैं। अब ये लास्ट हमारा पेज है वेरिफिकेशन का। यहाँ पे हम लोग अपना प्रोप्राइटर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि उनका नाम और पैन नंबर साथ में ही आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारा प्लेस है उन्नाव, उसको सिलेक्ट करके हम लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट विद EVC करना है हम लोगों को, DSC नहीं करना है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो EVC करने के बाद एक OTP आपका मोबाइल नंबर पर और मेल ID पर भेज दी जाएगी। दोनों ही सेम होती हैं, आप किसी की भी OTP को डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर की भी और ईमेल ID की भी। तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर की OTP जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दी है, और उसके बाद वैलिडेट ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा स्क्रीन पर मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली का।
करीब 15 से 20 मिनट के बाद आपकी मेल पे आधार ऑथेंटिकेशन का एक लिंक भेज दिया जाएगा। तो ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मेरी मेल पर अभी अभी ये लिंक आया है, हाइपर फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ द एप्लीकेंट। तो ये हमारे पास मैसेज आया है, मेल आया है। तो हम लोग ये मेल खोलकर हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक हेयर पर हमें क्लिक करना है। तो एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डू यू ई के वाई सी, डू योर ई के वाई सी। तो हमें ई के वाई सी यहाँ पे करनी है। हमें हिंदी इंग्लिश में जो दिया गया है यहाँ पे आप पढ़ लेंगे पूरा जो भी है। उसके बाद हमें इसमें से दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। हिंदी में भी आप कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आ रहा है वी और आधार नंबर का, तो हम लोग वर्चुअल आईडी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो, और अगर नहीं है तो आधार नंबर पर क्लिक करके यहाँ पे आधार नंबर हमें मेंशन करना है। तो आधार नंबर आप एकदम सही सही डालेंगे। और उसके बाद जो बगल में ऑप्शन आ रहा है वैलिडेट आधार नंबर का, तो हम लोग वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेशन के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक आधार ओटीपी करके ओटीपी भेज दी जाएगी। वो ओटीपी को हमें इस बॉक्स में जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया है यहाँ पे हमें ओटीपी वो फ़ाइल करनी है। और ओटीपी फ़ाइल करने के बाद ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम सक्सेसफुल हो चुका है हमारा ई केवाईसी। अब सक्सेसफुली के बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्लाइंट की पूरी डिटेल आप आ चुकी है, फ़ोटोज़ वगैरह, नाम वगैरह, हर चीज़। अब इसके 15 मिनट के बाद आपके पास ARN नंबर आ जाएगा, जिससे आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कितने दिन में आपका रजिस्ट्रेशन आ रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगी। बस आप लोगों को ध्यान से वीडियो देखनी है और जो भी स्टेप इसमें बताए गए हैं वही फॉलो करने हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल गुरुकुल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरना सिखाएंगे। बहुत से लोगों को ITR फाइल करने में दिक्कतें आती हैं, बहुत से इश्यूज़ आते हैं। तो ये वीडियो हमारे साथ देखते रहिए और स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए कि ITR फाइल कैसे किया जाता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट भी कर दिया करिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें। तो चलिए चलते हैं अब अपनी वीडियो पर। तो सबसे पहले हम लोग अपना इनकम टैक्स की साइट को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोग यूज़र आईडी अपने डालेंगे जो कि हमारा पैन नंबर होती है, और उसके बाद कंटिन्यू करके उसका जो भी पासवर्ड हम लोगों ने क्रिएट किया है वो यहाँ पे डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे, लॉगिन कर लेंगे अपना। कंटिन्यू करने के बाद देखिए हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है, जो हमारा इनकम टैक्स पोर्टल का डैशबोर्ड है। यहाँ पे उसकी सारी डिटेल आ गई है हमारी। तो दोस्तों डैशबोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि बगल में ई फाइल का ऑप्शन आ रहा है। हम लोग ई फाइल पर जाकर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हमें कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म। और इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर हम लोग जो सबसे ऊपर ऑप्शन दिया है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का, उस पर क्लिक करके हम लोग एक नया इंटरफेस खोल लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमारी स्क्रीन पर आ गया है। अब सबसे पहले हम लोग अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं जो कि 21-22 है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रिकमेंड कर रहा है, तो हम लोग ऑफ़लाइन ना जाकर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे टू फाइल फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ये आपका ऑप्शन दे रहा है, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास खुल के आएगा इंटरफेस वो इस तरह का होगा जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरियाँ दी गई हैं, इंडिविजुअल, HUF और अदर्स की। तो हमारी जो भी कैटेगरी होगी हम उसे चूज़ करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे ये फॉर्म सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है हमारा, तो हम जो फॉर्म फिल करने वाले हैं वो ITR 4 होगा। ITR 4 सेलेक्ट करके हम लोगों ने आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लेट स्टार्ट का, तो स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे कई ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, एक टैक्सेबल इनकम का और नीचे जो भी है
तो आप अपने हिसाब से जो भी कैटेगरी होगी वो चूज़ कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन का आइड फाइल करेंगे। टैक्सेबल में हम लोगों ने चूज़ कर लिया, उसके बाद कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये कुछ 6 पेजेस का एक एप्लीकेशन फ़ील्ड हमें खोल के दे देता है, जिसमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद टोटल इनकम का डिटेल मांगी गई है। ऐसे ही करते करते 6 हैं। तो बारी बारी से हम लोग सबको फिल करेंगे। सबसे पहले हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों जो भी क्लाइंट हमारा होता है उसका पूरी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। ज़्यादातर तो हम लोग रजिस्ट्रेशन के वक्त ही फ़ाइल कर देते हैं, और जो वहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिक फ़िल हो जाएंगी। उसके बाद ये नेचर पूछ रहा है एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय का जो भी नेचर हो वो आप चूज़ कर लेंगे। मैंने अदर चूज़ कर लिया है। उसके बाद ये जो जिस सेक्शन में ये फ़ाइल हो रहा है उसका ये सेक्शन पूछता है 139 के अंतर्गत हम लोग फ़ाइल कर रहे हैं रिटर्न। बाकी आपकी जो भी सेक्शन एप्लीकेबल है वो आप अलाउ कर देंगे, यस कर लेंगे, अदरवाइज़ नो करके आप नीचे आ जाएंगे। बैंक डिटेल पे आप अपना बैंक अकाउंट्स का डिटेल देंगे, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह, और इसको अटैच करके फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो हमारा कॉलम था वो कंफर्म हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो भी है हमारा उस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपकी सैलरी डिटेल ले रहा है, आपकी इनकम किस नेचर की है यह यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप इसको बहुत ही सावधानी से पढ़कर इसको फाइल करेंगे। जिस कैटेगरी में आप एप्लीकेबल हैं वो यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो ही करते चले आएंगे नीचे। यहाँ पे टैक्सेशन इनकम का कुछ पूछ रहा था तो यहाँ पे हम लोग नो कर देंगे। आगे ये अलाउंस की बात कर रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन वगैरह की, तो अगर आपके पास हो तो यस करिए, वरना नो कर दीजिएगा। उसी तरह से हम नो करते हुए नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सेकंड टैब हमारा खुल के ओपन हो चुका है, जिसमें ये हमारी इनकम की डिटेल मांग रहा है। इनकम की डिटेल हम लोग, ये आपको देखिए ऑप्शन आ रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो इस पे हम लोग ऐड डिटेल पर जाकर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे अपनी सैलरी की इनकम देंगे, जो भी हमारी सैलरी है या जो भी हमारा टर्नओवर वगैरह होता है। ITR4 दोस्तों मैं बता दूं कि जिसका 50 लाख का एनुअल इनकम है उसके लिए ITR4 अप्लीकेबल होता है। अगर 50 लाख से आपका ज़्यादा का टर्नओवर वगैरह हो, सैलरी वगैरह हो, तो आप ITR4 नहीं भर सकते, तब आपको ITR3 भरने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग अपनी बिज़नेस का डिटेल दे देते हैं। यहाँ जो डिस्क्रिप्शन में पूछ रहा है हम लोग रिटेल सेलर हैं तो रिटेल ट्रेड लिख देते हैं, और उसका कोड हमारा जो है 09028 है। कोड भी हम लोग डाल देंगे। आप लोग अलग अलग फील्ड में होंगे तो यहाँ पे सारे कोड होंगे, आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी इनकम है, जो साल का हमारा टर्नओवर था, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। उनकी इनकम 6 लाख के आसपास थी, तो ये मैंने इनकम डाल दी है। उसके बाद 8% के हिसाब से प्रॉफिट दिखा दिया यहाँ पे। उसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। साइट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी स्लो चल रही है, इसमें दिक्कत आ रही है काफ़ी। उसके बाद हमारी अगर कोई अलग से सैलरी है या कोई हम लोग जॉब करते हैं तो उसका ये एक ऑप्शन आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरियाँ दी गई हैं। आप उन कैटेगरी में आते हैं तो उसको यस करके उसमें फ़ाइल कर सकते हैं। और अगर आपकी जो कैटेगरी है वो इसमें नहीं दी गई है तो यहाँ पे एक एनी अदर का ऑप्शन है, जिसमें आप लोग अपना डिटेल दे सकते हैं। मान लिया आप कोई जॉब वर्क करते हैं या प्राइवेट जॉब है तो उसकी सैलरी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जो मेरे क्लाइंट हैं वो अलग से भी साइड में भी कुछ वर्क करते हैं तो उनके सैलरी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। ये फ़ाइल करके अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनकम हम लोगों ने जो टर्नओवर पर 8% दिखाया था, और उसके बाद जो हमारा अलग से जो रेट था वो दिखाया था, तो दोनों को मिला के हमारे पास 3,77,200 रुपये की इनकम सालाना भर बनकर आई है ये। अब यहाँ पे कुछ डिडक्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको टैक्स में छूट देते हैं कि आपके पास अगर LIC वगैरह है, उसके प्रीमियम्स हैं, या ट्यूशन फ़ीस वगैरह है बच्चों की, या फिर मेडिकल वगैरह का खर्चा हुआ है, तो आप वो ये सब यहाँ पे डालकर अपने टैक्स में छूट ले सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको सेक्शंस दिख रहे होंगे। सेक्शन 80C है, ये LIC का होता है। डी है, ये सब मतलब उसमें पूरा डिटेल लिखी है, आप लोग पढ़ पढ़ कर अगर आपके पास ये सब कुछ हो तो आप यस करके उसमें अपनी अमाउंट भर देंगे तो आपको अपने टैक्स में छूट मिल जाएगी। लेकिन याद रहे इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे LIC वगैरह होती है 1.5 लाख तक की ही छूट मिलती है, उससे ज़्यादा की छूट आप नहीं ले सकते हैं। और बाकी की छूट लेने के लिए आपके पास प्रॉपर पेपर वगैरह सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ फ्रॉड वगैरह आप करते हैं तो दिक्कत हो सकती है, आपके पास नोटिस आ सकती है, तो जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो बी केयरफुल। अब उसके बाद हम लोग जो भी होगा उसको यस करके अदरवाइज़ नो करके आगे बढ़ जाएंगे, जैसे कि पिछली बार भी हम लोगों ने किया था। कंटिन्यू न करके आगे चलते हैं। हमारे पास तो कोई डिडक्शन नहीं है तो हम लोग इस सब को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आगे कंटिन्यू करके दूसरे कॉलम पर आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर कॉलम फिल हो गए हैं। उसके बाद टैक्स पेड का एक ऑप्शन आता है, ये आपको दिखाता है कि आपके ऊपर कितना टैक्स बन रहा है, क्योंकि हमने इनकम जो हमारी है वो 3,77,000 तक की ही है और सरकार ने 5 लाख तक की इनकम को टैक्स के अंतर्गत नहीं रखा है, तो हम लोगों पर कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है। और ये आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, टोटल टैक्स पेड हमारा नील आ रहा है। तो हम लोग इसको अच्छी बात है, नील आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अब इसमें कंटिन्यू करके। अब हमारा जो आखिरी कॉलम है वो बाकी है टैक्स लाइबिलिटीज़ का। ये हम कंपटीशन आप देख सकते हैं, टैक्स का जो कंपटीशन बनाते हैं आप यहाँ से भी इसको कॉपी करके बना सकते हैं। ITR का कंपटीशन जो बैंक वाले ज़्यादातर मांगते हैं, तो आपको इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो अब हमारे सारे पेजेस जो भी हैं फिल हो चुके हैं, हम प्रोसीड करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पेमेंट जो हमारा है वो ज़ीरो पेमेंट हम लोगों को करना है, मतलब कोई भी लाइबिलिटी हम लोगों के ऊपर नहीं बन रही है। ये हमारा जो भी डिटेल हमने अब तक की दी है सबका दिखा देता है। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम आता है और उसका फादर नेम और पैन नंबर वगैरह पूछता है, तो यहाँ पर लोग डाल देंगे। उसके बाद कंडीशन जो है उस पर टिक लगा देंगे। टिक करके फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये नीचे जो नंबर वगैरह पूछता है ये कोई मैंडेटरी नहीं है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इसको छोड़कर आगे बढ़ना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जाना है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों का जो फॉर्म फिल हुआ है वो किस तरह से दिखता है। तो प्रोसीड टू प्रीव्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से पूरा फॉर्म खोल कर आ जाएगा। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कोई ज़रूरत है नहीं इसको प्रिंट निकालने की। आप ऐसे ही एक बार देख सकते हैं पूरा और रीचेक कर सकते हैं कि कहीं आपने अगर गलती वगैरह कर दी हो तो उसको आप दोबारा से सही कर सकते हैं वापस जाके। जब फॉर्म एक बार आप रीचेक कर लीजिए उसके बाद फिर लास्ट में जो ऑप्शन होता है प्रोसीड टू वैलिडेशन का, तो यहाँ पर क्लिक करके हम लोग अपना ITR वैलिडेट कर देते हैं। अगर आप बाई चांस कोई गलती करते भी हैं तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक वो गलती आपकी ढूंढ लेगा। और आपको देखिए यहाँ पे हमारा एक एरर दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एरर को सही कर देते हैं। थोड़ी दिक्कत साइट की भी चलती है, इसलिए बहुत से ऐसे कॉलम भी होते हैं जिन्हें हम फिल कर चुके होते हैं, लेकिन वो बार बार एड्रेस वगैरह और मोबाइल नंबर में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये टेक्निकल इशू है, साइट की दिक्कत है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर एरर होगा तो पोर्टल अपने आप ही आपको बता देगा, तो आप वहाँ जाकर सही सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये ज़्यादातर एड्रेस और मोबाइल नंबर पे ही आता है, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपना एरर जो अभी था वो सही कर लिया है। उसके बाद पिन कोड वगैरह सब डाल देंगे, एरिया कोड वगैरह डाल देंगे। उसके बाद एक बार फिर से हम लोग सबमिट कर देंगे, जैसा कि हम लोगों ने प्रोसीड किया था पिछले टर्म में। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब वैलिडेशन हम लोग करते हैं तो ये सक्सेसफुली हो जाता है, आपकी कोई एरर इसने फाउंड नहीं किया है। अब इसके बाद जो ऑप्शन दिख रहा है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का, उस पर क्लिक करके हम लोग अपना ITR जो है वो वेरीफाई कर लेंगे। सबसे पहले जो रिकमेंड कर रहा है ये E-वेरीफाई कर रहा है। ई वेरीफाई का ऑप्शन ये होता है कि आपका जो आधार कार्ड होता है उस पर आपका एक मोबाइल नंबर लिंक होता है, तो ये उसी नंबर पर एक OTP भेजता है जिसको आपको इसमें डालना होता है और आपका ITR वेरीफाई हो जाता है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो ये सेकंड ऑप्शन ये देख रहे हैं आप, E-वेरीफाई लेटर, इस पर आप क्लिक करके
एक एक्नॉलेजमेंट की कॉपी आपको बेंगलोर के ऑफिस में भेजना होता है स्पीड पोस्ट के द्वारा। और उसके बाद आपका रिटर्न वेरीफाई होकर ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। तो बेहतर होगा कि आप नंबर लिंक करवा लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखिए देख रहे हैं, एक आपका आधार वेरिफिकेशन दिखा रहा है और दूसरा आपका डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा दिखा रहा है। तो हम लोग पहला ऑप्शन ही चूज़ कर लेते हैं आधार ओटीपी का, क्योंकि सबसे इजी यही होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आधार ओटीपी से ओटीपी ले ली है और ये हमारा रिटर्न जो हो गया है ये फ़ाइल हो चुका है। ये आप देख पा रहे हैं, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड, इसका ऑप्शन आ चुका है। अब हम लोग व्यू रिटर्न पर जाकर वही ई फाइल में व्यू रिटर्न का जो ऑप्शन था उसमें जाकर हम लोग अपना रिटर्न चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैंने अपनी आईटीआर की कॉपी डाउनलोड कर ली है और ये कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेट जो चेंज होकर नया आया है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप ये वीडियो देखकर अपने आप से आईटीआर फाइल कर सकते हैं और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, क्योंकि हम लोगों का भी चैनल अभी आप ही लोगों के लिए ही हम लोगों ने बनाया है, आप लोगों की मदद करने के लिए बनाया है। तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करिए और चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। अपने लाइक्स और कीमती कमेंट्स ज़रूर करा करिए दोस्तों। आप लोगों के कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन होता है, काफ़ी मोटिवेट होते हैं हम लोग। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोकुल स्टडी। आज हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाया गया है। हम लोग जब भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो डिपार्टमेंट उस पर एक नोटिस जारी करता है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 03 के अंतर्गत आती है। तो आज की वीडियो में हम यही दिखाएंगे कि जब वो जीएसटी की नोटिस आती है तो उसका रिप्लाई किस तरह से करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड करने चाहिए, अप्लाई करने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे हमें जल्द से जल्द जीएसटी नंबर मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए वीडियो पर सीखते हैं कि कैसे हम नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं। ये जो नोटिस आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, ये जीएसटी फॉर्म रजिस्ट्रेशन 03 के अंतर्गत रूल्स सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत हम लोगों को भेजी गई है। इसका जो रेफरेंस नंबर है ये ZA0910। इससे ये नोटिस ट्रैक करने का एक नंबर होता है जो हमें भेजा जाता है। और जो ये नोटिस आई है इसका जो रीज़न दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये ऑथोराइज सिग्नेचरी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन अदर्स, ये कुछ सिग्नेचरी का मांग रहा है। ये प्लीज़ अपलोड अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंटल एड्रेस ऑफ द प्रोप्राइटर। इसमें आधार कार्ड या वोटर आईडी अपलोड करने के लिए मांग रहा है। और सेकंड जो ऑप्शन है ये हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स अपलोड, इसमें ये रेंट एग्रीमेंट अपलोड करने के लिए मांग रहा है। हालांकि हम लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो हर चीज़ इनको प्रोवाइड की गई थी, आधार भी वेरिफिकेशन करा गया था, मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी था करके। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे क्लियरिफिकेशन मांगा है नोटिस के थ्रू। तो हम लोग अब इसका जो रिप्लाई होगा वो करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना जीएसटी पोर्टल खोल लेंगे और यहाँ पर जो टेम्परेरी नंबर से हम लोग लॉगिन करते थे अपना पोर्टल, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग लॉगिन कर लेंगे। TRN नंबर डाल के कैप्चा कोड डालेंगे और प्रोसीड करके जो OTP आएगी वो OTP फिल करके हम लोगों का डैशबोर्ड जो होगा वो खुल जाएगा। अब जो हम लोगों ने ईमेल आईडी दी थी वो हम लोग मेल खोल लेंगे, क्योंकि हम लोग की जो नोटिस होगी वो मेल पे ही आई होगी। अब मेल पर हम लोग अपनी मेल चेक करते हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी गई है। और यहाँ पे क्वेरी राइज ऑन एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ये नोटिस आई है। जो नोटिस आती है इस तरह से उसका टाइटल होता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए ताकि आप लोगों को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो नोटिस। इसमें यहाँ पे आपका SCN नंबर दिया गया है और ARN नंबर दिया गया है। बाकी डेट वगैरह मेंशन है कि कब आपने रजिस्ट्रेशन किया, कब नोटिस आई है। क्योंकि नोटिस जब आती है तो हम लोगों को 7 दिन के अंदर, नोटिस आने के 7 दिन के अंदर रिप्लाई करना होता है। अगर हम लोगों ने किसी रीज़न से रिप्लाई नहीं किया
तो वो रिजेक्ट हो जाती है, फिर हम लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए 7 दिन के अंदर हम लोगों को रिप्लाई कर देना चाहिए। तो अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये हम लोगों ने अपना जीएसटी पोर्टल खोल दिया है। यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट का टीआरएन नंबर डालूँगा और उसके बाद जो भी यहाँ पे कैप्चा कोड है वो डालकर हम लोग प्रोसीड कर लेंगे। उसके बाद हमारे मेल पे और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, दोनों ही सेम होती हैं, कोई भी डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ये हमारा डैशबोर्ड खुल के आ चुका है। तो इसका एआरएन नंबर जो है ये हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। अगर आप लोगों को नोटिस निकालनी है तो यहाँ पे जो पेंडिंग ऑफ क्लियरिफिकेशन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप लोग नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस तरह से कुछ खुल के आता है जो फॉर्म होता है आपका। अब हम लोग ये एआरएन नंबर कॉपी करके सर्विसेज में जाके रजिस्ट्रेशन में देखते हैं, एक ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लियरिफिकेशन का। तो इस पर हम लोग क्लिक करके आएंगे तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। हम यहाँ पे एआरएन नंबर जो कॉपी किया था यहाँ पेस्ट करके सर्च पे आएंगे। उसके बाद ये एआरएन नंबर और एससीएन नंबर दोनों आपका दिखा देगा और ये मॉडिफाई के लिए पूछेगा। तो हम लोगों को रिप्लाई करना है तो इसलिए यहाँ पे यस कर देंगे। यस के ऑप्शन पे टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन फ़ील्ड थी जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फ़ाइल की थी वो खुलकर हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट जो आखिरी की हमारी फ़ील्ड है, जो आखिरी का हमारा पेज है वेरिफिकेशन का, उस पर क्लिक करके हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं अपना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेरी का जो हेडिंग आ रही है डिस्क्रिप्शन में सारी लिखी गई है और बगल में कॉलम दिया गया है क्वेरी रिस्पांस का। जो हमारा रिस्पांस होगा, जो हमारा रिप्लाई होगा वो इसी के थ्रू हम लोगों को देना है। यहाँ पे भी वही सब बातें लिखी हैं जो हम लोगों ने नोटिस में पढ़ी थी। तो इसमें जो आधार कार्ड और वोटर आईडी मांगा गया है तो हम लोग अपना आधार कार्ड इसमें अटैच कर देते हैं और यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं लिखकर। आप अपने हिसाब से जितना अच्छा चाहो लिख सको। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये बता देता हूँ कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आधार कार्ड मैंने अटैच कर दिया है और आधार कार्ड का नंबर भी यहाँ पे मैं दे देता हूँ इनको। अब दूसरे जो कॉलम में इन्होंने पूछा था हम लोगों से रेंट एग्रीमेंट का, तो मैं यहाँ पे इनको याद दिला देता हूँ कि इलेक्ट्रिक बिल मैंने पहले ही दे दिया है और उसके बाद भी रेंट एग्रीमेंट मांग रहा है तो मैं रेंट एग्रीमेंट भी अभी इस पे अटैच कर दूँगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इनको जो भी अच्छा लगे आपके मन में है वो लिख सकते हैं बढ़िया सा, जिससे इम्प्रेस हो जाए। और यहाँ पे ऑप्शन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे आपकी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप इनको दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहो। और उसके बाद नीचे आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड इनका भेज देता हूँ, बिजली का बिल एक बार फिर से दोबारा भेज देता हूँ और उसके बाद रेंट एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे मैं इनको अपलोड कर दूँगा। जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लेंगे तो नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों को यहाँ सेव कर देना है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि वेरीफाई के लिए टिक लगाकर ओटीपी आप भेजेंगे ईवीसी पे और ओटीपी आप यहाँ पे डालकर फाइल कर देंगे तो आपका ये सक्सेसफुल हो जाएगा और 5 से 7 दिन के अंदर आपको नोटिस का रिस्पांस आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कि हम जीएसटी की नोटिस का रिप्लाई हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैंने अपने चैनल पर ईमेल आईडी भी अपनी दे रखी है, तो आप लोग चाहो तो मुझसे मेल करके भी इन सब के बारे में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी आप लोगों को और ये वीडियो आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों अब आप लोगों की बारी है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करना ना भूलें और बने रहे हमारे साथ और चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए आप लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AIS फॉर्म की, जिसका फुल फॉर्म है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो गाइस इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि ये फॉर्म क्या चीज़ है
और ये इनकम टैक्स की साइट से कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप एक एक्सपर्ट से अपना ITR फाइल करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ईमेल ID दी हुई है, आप लोग उस पर मैसेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी वीडियो को। आप लोग जो अपना रिटर्न फाइल करते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि जब पहले हम लोग अपना ITR फाइल करते थे तो सबसे पहले फॉर्म 26AS चेक करते थे। तो गाइस, जो हमारा फॉर्म 26AS होता था उसके अंदर नॉर्मली क्या होता था कि जो हमारी FD वगैरह होती थी जिस पर TDS कटता था, ये उसकी पूरी डिटेल इसमें आ जाती थी। और सैलरी वाले पर्सन जो होते थे उनकी पूरी सैलरी और उस पर जो भी TDS वगैरह कटता है वो सब फॉर्म 26 में आ जाता था। और जो बिजनेसमैन हैं उनका जो 3B फाइल होते हैं उसके डिटेल भी आप फॉर्म 26AS में देख सकते थे। तो दोस्तों अब गवर्नमेंट ने एक और फॉर्म जिसका नाम है AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इस फॉर्म को लॉन्च कर दिया है। इस फॉर्म के अंदर आपकी पूरे साल की जमा कुंडली आ जाती है। इसमें आपका TDS, आपका इंटरेस्ट, आपका रिफंड और हर चीज़ की जानकारी इसमें मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि AIS फॉर्म को कैसे हम निकालते हैं और किस तरह से हम साइट से डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र खोल लेंगे और उस पर इनकम टैक्स की साइट खोल लेंगे। साइट ओपन होने के बाद हम अपना लॉगिन कर लेंगे यहाँ से, और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे अपना यूज़र ID डालेंगे और पासवर्ड डाल के इसे ओपन कर लेंगे। अब लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो डैशबोर्ड है वो खुल कर आ जाएगा। डैशबोर्ड पर आने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि चौथे ऑप्शन सर्विस का ऑप्शन जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम लास्ट में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे इस पर और प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड होने के बाद एक अलग टैब में AIS का पोर्टल खुलकर आ जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे हम लोगों का 26S का पोर्टल खुलकर आता है। तो इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है AIS का, तो हम लोगों को AIS में ही क्लिक करना है। और क्लिक होने के बाद ये देखिए आपके पास फॉर्म खुल के आ गए हैं। एक जो हमारे पास है TIS यानी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, और एक फॉर्म है हमारे पास एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS। तो हम लोग TIS के बारे में बाद में बात करते हैं, सबसे पहले AIS को डाउनलोड करना सीखते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन ये है। इस पर हम लोग क्लिक करके ये आपसे पूछ रहा है कि PDF आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए या फिर JSON फॉर्मेट में चाहिए, और ये आपका ACF ये भी PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पे AIS PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ डाउनलोड ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब हम इसको डाउनलोड करते हैं तो नीचे PDF पासवर्ड के लिए एक इंस्ट्रक्शन हम लोगों के लिए आता है। तो ये आपको बता रहा है कि सबसे पहले जो आपका पैन नंबर है वो इस तरह से डाला जाएगा, और उसके बाद जो पैन पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको कुछ इस तरह से डाला जाएगा। जैसे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 जनवरी 1991 है तो आप यहाँ पे 210 लगाकर 1 और फिर 1991 ये आपको पासवर्ड डालना है, तभी आप PDF को ओपन कर पाएंगे। तो एक बार हम लोग अपनी PDF ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ से इनका पैन हमें मिल जाएगा, ये पैन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं 6 और सबमिट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका जो फॉर्म है वो खुल चुका है। अब इसमें क्या क्या दिखा रहा है, इनका जो TDS कटा है यूनियन बैंक से उसकी ये फिगर दिखा रहा है, और उसके बाद एक और TDS इनका कटा है 194A में, इसका भी ये अमाउंट दिखा रहा है यहाँ पे। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग भी AIS को डाउनलोड करना सीख गए होंगे। अगर किसी को डाउनलोड करने में दिक्कत होती है तो हमें मैसेज करिए, कमेंट करके हमसे पूछिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए आप लोग, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी यहाँ गौर किया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष ही गंजे क्यों होते हैं? महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का स्तर पुरुषों की तुलना में कम होता है, जबकि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर ज़्यादा होता है और यह एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल देता है और यह बालों को कमज़ोर करता है। इसलिए पुरुष ज़्यादातर गंजे होते हैं, जबकि महिलाओं में गंजापन बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? ऐसे ही न्यू फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अरे सब्जेक्ट विषय इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताओ कि कोई पोयम याद है इंग्लिश का? हाँ। कौन पोयम याद है? 55, 50, 55 का ये स्पेलिंग याद है भी, 100 का। वाह, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? हाँ। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। लालू यादव। लालू यादव? तो प्रधानमंत्री मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। मेरे दादाजी कहते हैं, आदमी गोली से ज्यादा बोली से मरता है। कई बार होता है ना कि हम किसी को बोल देते हैं कुछ ऐसा कि वो हमेशा याद रखता है। जख्मों से ज्यादा असर करते हैं ये बोल। इसलिए जब आप किसी से कोई बात कहते हैं या कुछ बोलते हैं तो उस वक्त ख्याल रखिए कि आपकी बातों से किसी को चोट ना लगे, क्योंकि जख्म तो भर जाएंगे पर ये बोलों के जख्म ना भर नहीं पाते हैं साहब। A few moments later. Girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer.
магазине, только кафе открыли. I own a lot of jewelry, all right. How much would you say your jewelry is worth? It's not a joke, you know. We are not in a club now. Okay, but if you Hey, well, you see, we are not in a club. Round one will be 5,000 per hour cost found. Bye bye. Adios. Come back, man. Come back. Come back. Give me the paper again. Count one will be 10,000. Are you serious? I am serious. Adios. Come back again. Did you say that? Yes, sir. I did. Oh, you did say that? I'm not I find you in direct criminal contempt. 30 days in the county jail. Better bump it up. Better bump it up. Better bump it up. Better bump it up with the drugs. Better with the big love, but the gun in my brain gon' bang on. हेलो दोस्तों, आज हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। तो चलिए पढ़ते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। बस पढ़ लिया, अब कल पढ़ेंगे।